आज हम हमारे चैप्टर जो है पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, उसमें हम देखेंगे कक्षीय इलेक्ट्रॉन धारा क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति किस तरह से डिफाइन की जाती है और कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के आधार पर किस प्रकार से हम प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करते हैं। तो परमाणु में जब चुंबकत्व की हम बात करते हैं तो परमाणु में चुंबकत्व के क्या स्रोत हैं, मैग्नेटिज्म के क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज हैं। पहला तो ये कि जो धनावेश है उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र होगा और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्योंकि हमने देखा है कि गतिशील आवेशों के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति होती है। तो पदार्थ के जो हम कह रहे हैं चुंबकीय गुणधर्म आ रहे हैं पदार्थ में, पदार्थ प्रतिचुंबकत्व हो सकता है, अनुचुंबकत्व का गुण उसमें हो सकता है, लोह चुंबकत्व का गुण हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हम प्रवृत्तियां डिफाइन करते हैं पदार्थों की, 3 प्रकार के हमारे पास चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थ बांटते हैं। तो उनकी उत्पत्ति का गुणधर्म का जो हमारे पास सोर्स है, जो चुंबकत्व का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है, मुख्यतः हम मानते हैं कि वो मुख्यतः किसका सोर्स कारण आ रहा है, चुंबकत्व का गुण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण आ रहा है। तो हम उस कक्षीय गति को समझ के अब देखना चाहते हैं किस प्रकार से पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु, इसका मतलब परमाणुीय धारा के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो चुंबकीय आघूर्ण क्या करते हैं, उसमें चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम चुंबकीय देखेंगे कि एक परमाणु किस तरह से चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति करता है और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि मान लिया कि आपके पास हमें हालांकि ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, और नाभिक में प्रोटॉन स्थित हैं। तो और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि अल्प दूरी पर स्थित हैं, समान आवेश, तो किसकी उत्पत्ति करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की करेंगे। और ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, निरंतर परिवर्तित होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा बदलने से, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा बदलने से द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता है, तो हम ये कहते हैं कि जब हम उसका औसत मान निकालेंगे तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण मुझे क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें विद्युत क्षेत्र, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र प्रेक्षित नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है कक्षा में तो उसके कारण किस उत्पत्ति होती है, चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। और इस चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है वो r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से गतिमान हो रहा है और उसका आवर्तकाल जो वो एक चक्कर पूरा करता है वो कितने समय में करता है, t समय में करता है। तो अगर ये स्थिति है तो हमारे पास जो वृत्तीय धारा बहेगी इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, उसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हम धारा जानते हैं आवेश प्रवाह की दर होती है, इसलिए वृत्तीय धारा कितनी हो जाएगी, -E/t। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक चक्कर में बहने वाली धारा कितनी है। तो आवर्तकाल t क्या होता है, 2πr/v। क्यों? क्योंकि एक आवर्तकाल में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा कर रहा है। अब एक आवर्तकाल में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर पूरा कर रहा है तो वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr, परिधि होगी तो 2πr/v, क्योंकि समय क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो अब यहाँ से हम t की मान रख देते हैं और t का मान रखते हैं तो मुझे क्या मिल जाती है, धारा -ev/2πr। और वृत्तीय गति के लिए हम पढ़ते आ रहे हैं समीकरण कि v = ω/r, और वृत्तीय गति के लिए हो जाता है ω/r के बराबर। तो यहाँ पर हम v का मान रख देते हैं, v का मान है ω/r, तो I मिल जाता है मुझे -eω/2π। तो इसका मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण किससे दिया जाता है, धारा इंटू क्षेत्रफल से। और वृत्तीय स्थिति में वृत्ताकार गति के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। I का मान मैंने देख लिया है, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय धारा का मान कितना हो जाता है, -eω/2π इंटू एरिया हमने रख दिया πr²। तो इलेक्ट्रॉन का जो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण मुझे मिला है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, वो कितना हो जाता है, -eωr²/2। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि वृत्तीय गति में जो कोणीय संवेग होगा वो हो जाएगा mvr, और mvr को मैं वापस v को ओमेगा रख के रिप्लेस कर सकती हूँ m/r² से। तो इसलिए ω/r² का मान हो गया L/m। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा वो हो जाएगा -EL/2m के बराबर। यानी कि μL जो है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो कोणीय संवेग के समानुपाती है, लेकिन माइनस साइन बता रहा है दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी। तो यही हमने इस फिगर में भी दिखा रखा है कि वृत्तीय कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ऊपर की दिशा में है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा।
तो यहाँ पर जो म्यू एल है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एल। चूँकि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है इसलिए चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, संरक्षित होगा। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण के जो समीकरण हैं उसमें केवल मूलभूत राशियाँ हैं, अतः ये दोनों गतियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो वृत्तीय गति की हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की दीर्घवृत्तीय कक्षा की बात करें। हमारे पास एक ही समीकरण लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को जो चुंबकीय आघूर्ण है कक्षीय गति के लिए वो किस प्रकार से दिया जाएगा, -E/2m इंटू एल के बराबर दिया जाएगा। या फिर हम ये कहें कि परमाणुीय चुंबक की मैं बात करूं तो उस परमाणुीय चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, μL = -E/2m इंटू एल के बराबर है। अब यहाँ पर अब हम डिफाइन करते हैं कक्षीय जायरोमैग्नेटिक रेशो को, ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशो को, और वो क्या होता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण डिवाइडेड बाय कक्षीय कोणीय संवेग, यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात है कक्षीय कोणीय संवेग से। तो इसलिए मैंने क्या किया है, म्यू एल को एल से डिवाइड किया तो मान कितना आ जाता है, -E/2m। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये म्यू एल/एल जो कि मैं कह रही हूँ कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति है वो केवल E और M पर निर्भर है, और ये दोनों फंडामेंटल कांस्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसलिए और ये कक्षा की ना तो स्थिति पर निर्भर है, ना उसके शेप पर निर्भर है, ना उसके साइज पर निर्भर है। तो ये जो ऑर्बिटल जायरो, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटो मैकेनिकल रेशियो भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो रेशियो है, ये जो ऑर्बिटल जायरो मैग्नेटिक रेशियो है, ये कक्षा की शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। और जो बोहर की अवधारणा थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका जो कोणीय संवेग है वो क्वांटाइज्ड होता है और H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है, H क्रॉस मतलब H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो L को हम क्या लिख सकते हैं, NH/2π, जहाँ N क्या है, एक इंटीजर है। अब यहाँ से हम म्यू एल का मान लिखूँ तो -E/2m इंटू एल है, तो एल का मान मैंने रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान मुझे क्या मिल जाता है, -E/2m NH/2π, यानी कि आपके पास आ जाता है N EH/4πm के बराबर। और EH/4πm जो है वो कहलाता है बोर मैग्नेटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बोर मैग्नेटॉन का मान निकालूंगी तो E के लिए इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम है, आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। H का मान होता है 6.2 × 10⁻34, 4 पाई का मान रख दिया, M का मान 9.11 × 10⁻31। तो इन सबको सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन के जो बोर मैग्नेटॉन के लिए मान मुझे मिलता है वो मिलता है 9.26 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और L = 1 हो तो स्वाभाविक है म्यू एल का मान क्या होगा, म्यू बी के बराबर होगा। तो और इस बोर मैग्नेटॉन को हम चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट के रूप में भी काम में लेते हैं। अब हम लेते हैं कि कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन क्या है, जायरोमैग्नेटिक रोटेशन क्या है, और उसके द्वारा प्रतिचुंबक की उत्पत्ति कैसे होती है, उसको हम देखने जा रहे हैं। कि मान लो कि आपके पास वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है और उसको हमने क्या कर दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्तीय कक्षा में घूर्णित जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसके चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन है, ये जो गति है इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखने पर उसकी देखते हैं, ये क्या कहलाती है, ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रोटेशन कहलाती है। और इसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, प्रतिचुंबक की उत्पत्ति होती है। उसे हम देखना चाहेंगे कि कैसे होती है। तो हमने मान लिया कि आपके पास जब B = 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जब कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर दक्षिणावर्त गति यानी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया गया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया गया है। और जब वृत्तीय गति में घूम रहा है कण तो उस पर एक अभिकेंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और उस अभिकेंद्रीय बल का मान होता है mv²/r। अब हमने मान लिया कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, जैसे कि यहाँ प्लस साइन से हमने दिखाया है, एक चुंबकीय क्षेत्र अब हमने लगा दिया इस पर। और जब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी एक और बल लगता है और उसका मान क्या होता है, QV×B। और चूंकि ये वृत्तीय गति पे लग रहा है इसलिए V और B परपेंडिकुलर होने से मैं मान लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान रख दिया -E, तो -eVB। और V = ωr होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल दिया जाता है -E⍵RB से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं, सॉरी, यहाँ V = ωr है तो ये हो जाएगा आपके पास FB का मान E⍵RB के बराबर। और यहाँ जो बल की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल की जो दिशा है वो किससे निकाली जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो अब अगर मैंने
वृत्तीय कक्षा में गति इलेक्ट्रॉन गतिमान था उस पर अभिकेंद्रीय बल पहले से ही लग रहा था और अब हमने उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है और उस पर एक और बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो अब दो बल कार्यकारी हैं। तो जो परिणामी बल इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का बीजगणितीय योग होगा, यानी F0 प्लस माइनस FB के बराबर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों की दिशा मुझे एक ही मिलती है, तो जो नेट बल होगा वो जुड़ जाएगा, F0 प्लस FB हो जाएगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है वो केंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होने से जो परिणामी बल हो जाएगा वो F0 माइनस FB होगा। तो आपके पास इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोणीय गति में वृद्धि होगी, ओमेगा में वृद्धि होगी या ओमेगा में कमी होगी। इस बात पे डिपेंड करेगा कि बल में जो नेट बल है वो जुड़ रहा है कि नेट बल में आपस में वो घट रहे हैं, यानी F0 और FB अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में है। तो यहाँ हमने दोनों साइनों को कंसीडर किया है। तो परिणामी बल को भी चूंकि वृत्तीय गति है इसलिए मैं इसको किस रूप में लिख सकती हूँ, क्योंकि परिणामी गति अभी भी किस रूप में हो रही है, वृत्त के रूप में ही हो रही है, इसलिए F को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ m ओमेगा स्क्वायर r से। जो इनिशियली अभिकेंद्रीय बल था वो था m ओमेगा 0 स्क्वायर r, क्योंकि इनिशियली जो कण की कोणीय वेग था वो ओमेगा 0 था और अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगने के कारण जो कोणीय गति जिस कोणीय गति से गति हो रही है वो है ओमेगा, इसलिए जो FB है वो e ओमेगा RB हो गया, RB हो गया है। अब इस टर्म को मैं इधर ले आई हूँ तो ये बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस e ओमेगा RB के बराबर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी से, तो वही हमने यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी से इसको तोड़ दिया है। और ओमेगा माइनस ओमेगा 0 क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो इसलिए ये दोनों लगभग बराबर होने की वजह से हमने क्या किया है कि ओमेगा 0 प्लस ओमेगा को हमने किससे दिखा दिया है, लगभग 2 ओमेगा 0 से हमने इसको 2 ओमेगा से दिखा दिया है कि दोनों का लगभग सम मिलके क्या हो जाएगा 2 ओमेगा के बराबर, और अंतराल कितना है, डेल्टा ओमेगा है। तो ये 2 ओमेगा और डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा का मान मुझे मिल गया प्लस माइनस AB अपॉन 2m, क्योंकि ओमेगा कट गया तो ये बच गया AB अपॉन 2m। तो ये जो कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ या कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन हुआ है किसके कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन की, तो वो ये जो कोणीय आवृत्ति का परिवर्तन है ये कहलाता है लार्मर आवृत्ति या फिर लार्मर कोणीय वेग। तो यहाँ दिख रहा है ये किस पर निर्भर है, लगाए गए बाह्य क्षेत्र पर निर्भर है और E/m रेशो पर निर्भर है। और परमाणुीय चुंबक के लिए हम देख चुके हैं कि जो म्यूएल का मान है वो ओमेगा पे निर्भर है। परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर है, ओमेगा पे निर्भर है। और चूंकि ओमेगा में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होगा। तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन है परमाणु के कक्षीय गति के कारण, वो मुझे कितना मिल जाएगा कि डेल्टा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ER स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा की जगह किससे रिप्लेस कर दिया हमने, डेल्टा ओमेगा से। और ये हमने देख लिया है पहले कि वामावर्ती और दक्षिणवर्ती घूर्णन में वेग अलग अलग होने पर प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण भी अलग अलग होता है, और अलग अलग होने की वजह से एक ही दिशा के सभी जो आघूर्ण हैं, जो घूर्णन है वो तीव्र गति से होंगे और उसके विपरीत दिशा के सभी घूर्णन उसके विपरीत उसी धीमी गति से हो जाएंगे। तो इसलिए डेल्टा म्यूएल का मान हो जाएगा माइनस ER स्क्वायर अपॉन 2m। डेल्टा ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया है लार्मर फ्रिक्वेंसी को, और वो मान होता है AB अपॉन 2m, और वो मान हमने यहाँ रख दिया। तो म्यूएल डेल्टा म्यूएल का मान मुझे मिल जाता है माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B अपॉन 4m। और ये म्यूएल की जो दिशा है परिवर्तन की वो मुझे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मिल रही है। तो अगर दक्षिणावर्त घूर्णन हो रहा है तो हमने देख लिया है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं बल, और जुड़ जाते हैं तो ओमेगा जो है ओमेगा 0 से बढ़ जाता है, क्योंकि बल बढ़ गया तो अधिक वेग से घूमेगा कण, अधिक वेग से घूमेगा तो जो चुंबकीय आघूर्ण है उसमें वृद्धि होगी। और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन हो रहा है तो हमने देखा था कि परिणामी बल में कमी आ जाती है, परिणामी बल में कमी आने से उसके कोणीय वेग में कमी आ जाती है, कोणीय वेग में कमी आने से उसके चुंबकीय आघूर्ण में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि जो म्यूएल है वो इस बात पे डिपेंड है कि बी कितना है, बी ज़्यादा है तो म्यूएल कम आएगा, बी कम है तो म्यूएल ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब हम ये पा रहे हैं कि आपके पास जो डेल्टा म्यूएल है वो सदैव बी के प्रति समांतर होगा, और वामावर्ती और दक्षिणावर्ती घूर्णन में जो कोणीय वेग हैं उसके मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण भी अलग अलग होगा, और जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उसमें आएगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में आएगा। और पदार्थ का ये गुण जिसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है
बाह्य लगाए क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ये गुण कौन सा कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व गुण कहलाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति परमाणु इलेक्ट्रॉन के कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण होती है। अर्थात कि पदार्थ में जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है, यानी उसके जो चुंबकीय गुण हैं, यानी वो मैग्नेटाइज किस दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो ये जो प्रतिचुंबकत्व की जो उत्पत्ति है वो किसके कारण आती है? कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किस में रख देते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसका जो चुंबकीय गुण है वो उससे प्रभावित होता है। तो और इस बात को हम क्या नाम देते हैं? कक्षीय जायरोमैग्नेटिक रोटेशन। तो पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति किसके कारण हुई? परमाणु इलेक्ट्रॉन के कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण हुई। कि परमाणु में पहले से ही घूर्णन गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण चुंबकीय घूर्ण मौजूद था, और जब हमने उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसमें परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन वो इस तरह से हुआ कि बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में हुआ। इसलिए उसमें किसका गुण आ गया? पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व गुण आ गया। धन्यवाद।